हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने उत्तराखंड के एएनएम और जेएनएम कोर्स के लिए अप्लाई किया है और उनका एग्जाम जो है कुछ ही दिन बाद होने वाला है। ठीक है, तो अभी से अगर आप मानकर चलो तो आपके पास लगभग 10 दिन का टाइम है और इस 10 दिन को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, उस पर मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। तो एएनएम और जेएनएम का क्या सिलेबस है, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सभी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो बाकी अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट भी देख रहा है तो उनके लिए भी वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस जो है वो एएनएम और जेएनएम का एंट्रेंस एग्जाम का सभी स्टेट्स का लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर 10 जून को है। ठीक है, तो अभी मानकर चलो कि अभी हमारे पास पूरे के पूरे 10 दिन भी नहीं है, सिर्फ 9 डेज ही हमारे पास बचे हुए हैं, क्योंकि 10 तारीख को तो सीधे एग्जाम है और आज ऑलरेडी 31 है। ठीक है, तो हम मानकर चल रहे हैं कि 8 दिन का आपके पास समय है, क्योंकि 9 को भी हम नहीं मानकर चल रहे हैं। तो 8 दिन के समय को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से करने के लिए, सो दैट कि आपको जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जो जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई करा है, चाहे वो एएनएम हो या जेएनएम हो। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाया, उसमें देखा कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए आखिरी के 8 दिन में, वो सभी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज आप मेक श्योर करें कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे हो, सो दैट कि कोई भी आपसे पॉइंट मिस ना हो। और अच्छा रहेगा कि अगर आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप नोट कर लो, सो दैट कि बाद में आप उसको जाके सर्च आउट करो और उसको पढ़ो। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो आपको साथ में नोट करते हुए भी चलना है। तो एएनएम और जेएनएम दोनों के लिए ही ये पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो 10 जून को यहाँ पर आपका पेपर होगा और जेएनएम का जो पेपर है सुबह 10 से 12 बजे के बीच में है। एएनएम का जो पेपर है दोपहर में 2:30 से 4:30 के बीच में है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स काफी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने फाइनली सोचा कि आपके लिए जो है वीडियो बना देता हूं कि एएनएम और जेएनएम के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले सिलेबस का एक बार हम लोग जो है ओवरव्यू कर लेते हैं कि सिलेबस आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या सोर्सेस कहां से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहले जीएनएम का सिलेबस देखते हैं। तो जीएनएम में आपका जो है सामान्य भाषा जो है हिंदी, वो आएगा 20 नंबर का। फिर आपका है प्रारंभिक गणित, ये भी 20 नंबर का आएगा। फिर सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस है, वो भी 20 नंबर का आएगा। और उसके बाद है सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान। ठीक है, फिर आपका जो जीके वाला पार्ट है वो आपका 40 नंबर का आएगा। उसी तरीके से अगर एएनएम की बात करें तो यहाँ पर भी हिंदी 10 नंबर की आ रही है और यहाँ पर इंग्लिश भी आएगी 10 नंबर की। तो जीएनएम में इंग्लिश नहीं है, बाकी एएनएम में इंग्लिश आएगी। ठीक है, उसके बाद है प्रारंभिक गणित, जैसे कि जीएनएम में था, तो यहाँ पर 30 नंबर की है और वहां पर जो है आपका 20 नंबर की थी, नहीं 20 ही नंबर की। यहाँ पर भी एएनएम और जेएनएम दोनों में जो है 20 नंबर की आपकी प्रारंभिक गणित आ रही है, यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान के 30 क्वेश्चन है और वहां पर सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन थे जेएनएम में। ठीक है, तो एएनएम वालों के में जो है 30 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ साइंस के। और उसके बाद है सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान। ठीक है, और फिर आपका जो लास्ट है वो है जीके, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, तो यहां पर अगर हम बात करें सिलेबस की तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, बस डिफरेंस ये है कि एएनएम में जो है 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं और जेएनएम में जो है इंग्लिश आपसे नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, बस इतना से डिफरेंस है। तो जो सब्जेक्ट के लिए जैसी भी मैं आपको प्लान बताऊंगा कि कहां से पढ़ना है क्या पढ़ना है, वो दोनों के लिए होगा, चाहे वो एएनएम हो या फिर जेएनएम हो। ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट सेम है इंग्लिश को छोड़कर, और इंग्लिश में बता दूंगा कि क्या अभी आप कर सकते हो और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो बस डिफरेंस ये है कि जैसे जीएनएम के हिंदी में जो है 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर आपके एएनएम में सिर्फ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 इंग्लिश के भी आ रहे हैं। और बाकी मैथ्स आपकी 20 की है दोनों में, और साइंस जो है वो जेएनएम में जो है आपकी 20 नंबर की है और इसमें जो है 30 नंबर की आ रही है। और जीके जो है वहां 40 नंबर का आ रहा है जेएनएम में और एएनएम में 30 नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न समझ आ गया। नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होगी, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, भले ही बाद में आप तुक्का लगाओ या कुछ भी करो, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सो दैट कि तुक्का लगाने से भी आपको कुछ नंबर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट की जिसका वेटेज ज्यादा है आपके सिलेबस में। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान की, यानी कि जनरल साइंस।
तो साइंस किस तरीके से पढ़नी है, क्योंकि साइंस के जीएनएम में 20 क्वेश्चंस हैं और एएनएम में जो है 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत अच्छा खासा वेटेज है इसमें साइंस का। तो साइंस अगर आप मतलब ठीक ठाक तरीके से भी पढ़ लेते हो, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिस सोर्स को आपको फॉलो करना है, तो जीएनएम वाले 20 में से उसमें से जो है 12 से 15 क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे और एएनएम वाले भी जो है 30 क्वेश्चन में से आराम से 20 क्वेश्चंस कर पाएंगे, मतलब सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको साइंस पढ़ने के लिए करना क्या है, आपको 9th और 10th ये दोनों जो क्लासेस हैं इसकी एनसीईआरटी जो है साइंस की, वो आपको उठाकर पढ़नी है। कोई भी मैंने यूट्यूब वगैरह पे सब जगह देख लिया, ऐसा कोई भी मुझे वीडियो नहीं मिला जिससे मैं सेटिस्फाई हो पाऊं और जिससे मुझे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल पाए आपके पेपर में। ठीक है, यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस हैं साइंस वगैरह की, जिन्होंने वन शॉट वीडियोस डाली है जनरल साइंस की, वो सब मैंने देख ली। उन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं और खाली क्वेश्चन करने से जो है आपका जो ये सब्जेक्ट है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपने साइंस को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं समझा है तो होगा ये कि आप कुछ क्वेश्चंस याद कर पाओगे और बाकी के सारे भूल जाओगे या बाकी के आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट यहां पर समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप चैप्टर पूरा पढ़ोगे, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी उनको आप याद भी रख पाओगे और आपने क्या होगा, चैप्टर को एक स्टोरी की तरह पढ़ा होगा तो पता भी होगा आपको कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, क्लास 9th और क्लास 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है ये आप ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको कुछ नहीं करना है और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं बताया या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं बताया। तो एनसीईआरटी की जो सॉफ्ट कॉपी है, जो पीडीएफ है, वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मान लो आपको क्लास 9th की साइंस की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप गूगल में सिंपली सर्च करना क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड। इस तरीके का जब आप गूगल में सर्च करोगे तो पहली, दूसरी, तीसरे नंबर पे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही होगी, ncrt.nic.in। इस तरीके से उसका लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और वहां से जाके जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। क्लियर है? इसी तरीके से क्लास 10th की कर लेना। ठीक है, और वहां पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आता है। वहां पे आपके 3 सर्च ऑप्शन होते हैं, उसमें एक लैंग्वेज के होगा, एक क्लास का होगा और एक सब्जेक्ट का होगा। तो उसमें अपने अकॉर्डिंग डाल देना। क्लास जैसे 9 डाला, सब्जेक्ट में साइंस डाल दिया। ठीक है, या जो क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले हैं तो उसमें क्लास 9 डाला और सब्जेक्ट में जो है आपका क्या डालते हैं, मतलब ये साइंस डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको लैंग्वेज चूज करनी है, इंग्लिश या हिंदी, वो अपने अकॉर्डिंग करके वो फिल्टर में डाल के फिर आपके पास वो पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने का, आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर फिर भी किसी को दिक्कत होती है एनसीईआरटी डाउनलोड करने में तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, किसी न किसी ने तो वीडियो बनाई होगी कि एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड कैसे करनी है। ठीक है, तो वहां से ढूंढ लेना, क्योंकि थोड़े से एफर्ट्स आपको भी करने पड़ेंगे। अगर मैं इतना आपको बता रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि अब पीडीएफ भी मैं आपको दूं कि मतलब मैं आपको भेज रहा हूं। ठीक है, अभी इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा काम कर लेना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि एनसीईआरटी की पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करें। क्लियर है? तो इस तरीके से आप 9th और 10th के साइंस के जितने चैप्टर्स उसमें दिए हैं, जैसे 9th में भी ऐसी 10, 12 या 15 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार आप बस रीडिंग करते जाओ, उसको अच्छे से पढ़ते जाओ। ठीक है, और पहले भी आपने पढ़ी होगी, क्योंकि 10th तक तो सभी के पास साइंस होती है, तो उसमें इतना बड़ा कुछ नहीं है कि भाई हम तो आर्ट्स वाले हैं या हम कॉमर्स वाले हैं, हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि 10th तक सभी ने साइंस पढ़ी होती है। तो आपको बस रिवीजन करना है उससे, और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखते हैं आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। जब आप उस बुक की पीडीएफ को पढ़ रहे हो तो कॉपी पेन लेकर बैठो और चैप्टर वाइज जो है, चैप्टर के ऊपर जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट करा, पहला चैप्टर का नाम डाला, जो भी चीज उसमें इंपॉर्टेंट लगती है वो आप उसमें नोट करते जाओ। ठीक है, तो साइंस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि क्लास 9th और क्लास 10th की आप साइंस पढ़ो। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं यहाँ पर कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, मतलब 2022 का जो एएनएम और जीएनएम दोनों के पेपर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़े हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में से मिलेगा, वहां से जाके ज्वाइन करना और वहां ग्रुप में जाके फाइल्स वाला जो सेक्शन होता है उस पर क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद आपको सपोज जीएनएम का पेपर चाहिए तो जीएनएम 2022 उसमें एंटर करना सर्च बार में, और आपको जो है जीएनएम 2022 की पीडीएफ दिख जाएगी, वो आप डाउनलोड कर लेना। पेपर आपका ये रहा। और उसी तरीके से एएनएम का पेपर डाउनलोड करना है तो एएनएम 2022 क्वेश्चन पेपर करके सर्च करना, उसमें क्वेश्चन एएनएम 2022 करना, बस आ जाएगा उसमें।
ठीक है, वरना ग्रुप में मैसेज कर लेना, कोई ना कोई बता देगा कैसे मिल जाएगा पेपर। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में ये दोनों पेपर मिल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साइंस के क्वेश्चंस कैसे आए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये वाला पेपर है आपका A&M का। ठीक है, तो इसमें मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग चलते हैं साइंस वाले सेक्शन पे। तो ये तो आपका जीके वाला सेक्शन दिया है, यहाँ पर दिया है, ये देख सकते हो। ठीक है, ये 60 क्वेश्चन हो गया। तो आप ये देख सकते हो 61 क्वेश्चन से 61 क्वेश्चन से 60 नंबर वाला क्वेश्चन है वो भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो 61 वाला है जैसे क्लोरोएसिटोफिनॉन इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। ठीक है, तो क्लोरोएसिटोफिनॉन जो है इसमें से किस गैस का नाम है, तो ये बताना है। उसी तरीके से थैलेसीमिया हेरिडिटरी डिजीज है जो किसको अफेक्ट करती है, कौन से ऑर्गन को वो करती है अफेक्ट। ठीक है, फिर द फिक्स पॉइंट अबाउट विच अ मशीन रोटेट्स इज नोन एज। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू मशीन रोटेट करते हैं तो बेसिकली वो आपका एक्सिस या फल्क्रम होता है। ठीक है, तो ये देख लेना, मैं कंफ्यूज हूँ उसके बीच में। आई थिंक फल्क्रम रोटेट करती है ना, तो आई थिंक एक्सिस होगा। ठीक है, तो फिर है मेजर पार्ट ऑफ एयर विच इज नॉट यूज बाय बर्निंग कैंडल। तो जो कैंडल जल रही होती है तो वो कौन सा पार्ट यूज नहीं करती, एयर का। ठीक है, इसी तरीके से फिर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया होते हैं पानी में उसको मारने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ब्लीचिंग पाउडर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन पेपर पिछले साल का जरूर सॉल्व कर लेना, जितने क्वेश्चन हैं उनको पढ़कर जाना, और हो सकता है कि इस साल आपको उनमें से कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो है रिपीट होते हुए दिख जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर एक बार कर लेना पूरा। आंसर की नहीं है मेरे पास और ना मैं आपको दूंगा, अगर होती भी आंसर आप खुद ढूंढोगे। जब आप थोड़े से एफर्ट्स करोगे, ढूंढोगे आंसर्स को, तब आपको कुछ और नई चीजें भी पता लगेंगी। ठीक है, तो इसलिए आंसर आप खुद ढूंढोगे, भले गूगल करो, एनसीईआरटी उठाओ, कुछ भी करो, या आंसर्स आपको खुद ढूंढने होंगे। पेपर मैं आपको दे रहा हूं, बाकी का काम आपका है। पेपर में 100 क्वेश्चन है, सभी आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो साइंस वाले सेक्शन की बात हो गई, साइंस कैसे प्रिपेयर करना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जीएनएम का पेपर है और जीएनएम में भी कितने 20 क्वेश्चन थे साइंस के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 9th और 10th की जो है साइंस पढ़ लेनी है एनसीईआरटी के थ्रू, वो काफी है। उसके अलावा आपको साइंस जो है इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 9th और 10th पढ़ ले तो वही काफी है। ठीक है, 9th और 10th की साइंस पढ़ने में बहुत ज्यादा अगर आपको टाइम लगता भी तो 2 दिन लगेंगे, 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 दिन से ज्यादा वो पढ़ने लायक किताब भी नहीं है, इतनी ज्यादा मोटी कोई किताब नहीं है। ठीक है, चैप्टर भी छोटे छोटे हैं, 4-5 पेज का कोई एक चैप्टर है, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, वरना ऐसे नहीं होगा खाली बैठे रहने से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अब हम जीके की, क्योंकि जीके का भी अच्छा खासा पोर्शन है। जीएनएम में देख लो 40 क्वेश्चन है जीके के, और क्या बोलते हैं एएनएम में जो है 30 क्वेश्चन है। तो अब बात कर लेते हैं कि जीके कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मैंने दोनों ही पेपर्स में देखे, आप खुद भी देखना, चाहे वो एएनएम का हो चाहे वो जीएनएम का हो, दोनों में उत्तराखंड के क्वेश्चंस का वेटेज काफी ज्यादा है। मतलब अगर मैं बात करूं कि जीएनएम में अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड से रिलेटेड आपको दिखेंगे वहां पे। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एएनएम की, तो 30 क्वेश्चन में से आपके 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ जीके के होंगे जो कि उत्तराखंड से रिलेट करते हैं, मतलब उत्तराखंड की जीके। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो जीके है वो आपको सबसे पहले पढ़नी है। क्लियर है, तो उत्तराखंड की जीके पढ़नी कैसी है, देखो मेरे पास इसके लिए कोई भी वीडियो वगैरह नहीं है और ना ही इसका कोई मटेरियल या बुक वगैरह मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सबसे अच्छा यूट्यूब पर सर्च करो, ठीक है, उत्तराखंड जीके क्वेश्चंस, इस तरीके से सर्च करो। जो भी आपको ठीक ठाक वीडियोस लगती है 3-4 घंटे की, 5 घंटे की या 1-1 घंटे की, या किसी ने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी हो तो वो प्लेलिस्ट देख लो। जितना कर सकते हो जीके क्वेश्चंस वो उतने क्वेश्चंस आप कर लो। ठीक है, अब जीके तो देखो ऐसा है कि इसमें आप क्वेश्चंस की हेल्प से करोगे। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है या क्या बोलते हैं मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ना है। साइंस की तरह ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने होंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे जीके में जो है अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो बस आप YouTube पे सर्च करना उत्तराखंड जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या उत्तराखंड जीके क्वेश्चंस, तो उसमें कुछ वीडियोस आएंगी। जो वीडियो आपको अच्छी लगती है, जितनी ज्यादा वीडियोस आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, वो उसमें ऐसी कोई नहीं है कि मैं
इसी चैनल के बारे में बताऊं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि किसने अच्छा से बना रखा है। जो भी टॉप पर 3-4 वीडियोस में से आती है तो कोई भी आप देख लो, या 3-4 देख लो, जो भी है जितनी देख सकते हो, ठीक है। और इसकी जो उत्तराखंड की हिस्ट्री वगैरह है उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। मतलब बीच में अगर आपके जीके क्वेश्चंस में कुछ हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि चिपको मूवमेंट के बारे में आ गया कि चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ गए तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हिस्ट्री से मतलब है मेरा कि उत्तराखंड में जैसे कौन कौन से युद्ध हुए हैं या कौन कौन सी लड़ाइयां हुई हैं, तो उसके बारे में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। और आ भी गया तो एक आधी कोई क्वेश्चन आएगा, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें हिस्ट्री वगैरह पे मत जाना। नॉर्मल जीके क्वेश्चन पढ़ना, स्टैटिक जीके क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है। तो ये वाला जीएनएम का पेपर है, क्लियर है। तो इस जीएनएम के पेपर में आपको दिखाता हूं मैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब जैसे ये लिखा है 72 वाला देख सकते हो, वशिष्ठ केव और वशिष्ठ कुंड कहां पर है, ठीक है, कौन से इसमें से जिले में है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। फिर इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल हु हैज बीन गिवन द नेम ऑफ द क्वीन ऑफ झांसी, तो गढ़वाल की हिस्ट्री जो है उसमें झांसी की रानी का जो टैग है वो किसे दिया गया है, तो इस टाइप के स्टैटिक क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाएंगे। फिर है विद होम इज द डोला पालकी मूवमेंट पर्टिकुलरली रिलेटेड, ठीक है, तो डोला पालकी जो आंदोलन है वो इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। फिर है वेयर डिड द कुली बैगर मूवमेंट स्टार्ट, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हिस्ट्री आपको स्टोरी की तरह नहीं पढ़नी कि ये युद्ध इस सन में हुआ था और इसके इसके बीच में लड़ाई हुई थी। बस आपको अगर क्वेश्चंस बीच में आ रहे हैं हिस्ट्री के, जैसे ये लिखा है कि कुली बैगर मूवमेंट जो है या कुली बैगर आंदोलन जो है वो कहां पर हुआ था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, या डोला पालकी मूवमेंट जो है वो किससे रिलेशन रखता है। तो थोड़ा थोड़ा सा आप बस हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स वगैरह हैं उनके बारे में बस आप देख लेना, ज्यादा घुसने की जरूरत उसमें नहीं है। अब जैसे इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क है, तो कौन सा है भाई, जिम कॉर्बेट है रामनगर में, ठीक है। और फिर है हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइसेस, तो 4 आपको जिले दिए हैं, उसमें से बोला है कि जो चावल की जो फसल होती है सर्वाधिक कहां पर होती है, ठीक है। फिर है कण्वाश्रम कहां पर, किस नदी के किनारे पर है, और उसके बाद है महासू देवता जो है वो कहां पर पूजे जाते हैं, ठीक है। और गढ़वाल पेंटिंग जो है वो किसका कंपोजिशन है। और उसके बाद फेमस ऑर्नामेंट जो है आभूषण इनमें से कौन सा है जो उत्तराखंड की मतलब उत्तराखंड के जो भी लोग मतलब महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे कम जो है जनघनत्व वाला जिला है उत्तराखंड का, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब जैसे ये वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये आपका देहरादून में है, ठीक है, तो ये हो गया। और फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जो है उत्तराखंड का किसे कहा जाता है, तो ये कालू मेहरा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। इसलिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो यही करना है कि प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा सॉल्व करो, 100 के 100 क्वेश्चंस। उसके बाद जो चीजें मैंने बताई कि साइंस पढ़ो, जीके ऐसे पढ़ो, तो जीके में ये चीज समझ आ गई। क्या करना है, सबसे पहले हमें उत्तराखंड की जीके पे फोकस करना है, उत्तराखंड का जीके जितना पढ़ सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आपको, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स पढ़ लेना 2023 के, ठीक है। तो यूट्यूब पे ही सर्च करना कि उत्तराखंड 2023 करंट अफेयर्स, तो जो भी आपको वीडियो देखे आधे 1 घंटे के एक बार देख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई होंगी अभी 2023 में उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इंडिया के करंट अफेयर्स देखना, मतलब ऑल ओवर इंडिया के, पूरी कंट्री के 2023 की जो भी करंट अफेयर्स हैं। अब इन सब चीजों पे जो है मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, चाहो तो उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड और जितने भी और इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस उस प्लेलिस्ट में करवाए हैं। तो उसमें 7-8 वीडियोस हैं अभी, ठीक है। उन 7-8 वीडियोस को देख के भी आपके काफी क्वेश्चंस वहां पर हो जाएंगे, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा, वहां से जाके उसको देख लेना, ठीक है। तो जीके में आपका बस इतना ही पार्ट काफी है, और बाकी और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो बहुत है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट यहां पर आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपका मतलब साइंस हो गया, फिर हमारा जीके वाला पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं
प्रारंभिक गणित की, जिसके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या अरिथमेटिक है उसके 20 क्वेश्चंस आएंगे। देखो ऐसा है, मैंने क्वांटिटेटिव ये जो मैथ्स वाला सेक्शन है इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बहुत सारी ढूंढने की कोशिश करी कि आपके मतलब कि यूट्यूब पर मुझे कोई एक वन शॉट वाली वीडियो मिल जाए जिसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाए, तो मुझे कोई भी ऐसी ढंग की वीडियो नहीं मिली। सबने यही कर रखा है, सबने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाए हैं। अब जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो देखो ऐसा है, अभी 8 दिन का टाइम है, अगर मुझे बीच में टाइम मिलता है तो मैं मैथ्स की आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन करने का तरीका और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। ठीक है, अगर मेरे को टाइम मिल पाता है, नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए अगर हो पाया तो मैं 5 तारीख तक किसी भी हाल में वीडियो अपलोड कर दूंगा, और नहीं हो पाया तो फिर आप खुद से ही करना। और यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूं जो आपको करने हैं, वो आप नोट कर लो। ठीक है, पहला है परसेंटेज। ठीक है, हिंदी में से प्रतिशत बोलते हैं, तो परसेंटेज आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसमें आपको लाभ निकालना आना चाहिए, लाभ प्रतिशत निकालना आना चाहिए, ये सारी जो भी चीजें हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सब चीजें। फिर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये ब्याज वाला जो होता है, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके। और फिर है एज प्रॉब्लम। ठीक है, तो एज प्रॉब्लम यानी कि उम्र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे बोलते हैं कि शाम जो है वो 4 साल पहले उससे इतना, उसका 3 गुना था या जो भी था, और अब जो है वो इतने टाइम बाद जो है अभी वो 2 गुना है, तो उन दोनों की जो है प्रेजेंट एज कितनी होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है वर्क एंड टाइम। ठीक है, तो कार्य और समय, ये आपसे जो है इस पर क्वेश्चन आएंगे। तो वही पूछा जा सकता है कि एक आदमी इतने काम को इतने दिन में करता है, तो 4 आदमी जो इतने काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर आपका टाइम एंड स्पीड, तो ये जो है आपका समय और गति, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है, फिर मैंसुरेशन हो गया। मैंसुरेशन का मतलब जैसे आपका क्या बोलते हैं, जो एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, ये सब होता है। ठीक है, एरिया, ठीक है, मतलब जैसे क्षेत्रफल वगैरह के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद है एवरेजेस। ठीक है, तो एवरेज मतलब जो होता है कि क्या बोलते हैं, सबको ऐड करके जो भी डिवाइड करते हैं उतने नंबर से। एवरेज का मुझे हिंदी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हो गया एक टॉपिक। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये वाला टॉपिक देख लेना। और उसके बाद हाँ, बस इतने टॉपिक्स देख लेना। इतने टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। जो टॉपिक मैंने भी बताए, आई होप कि आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, और ये हमारा हो गया मैथ्स का। तो मैथ्स में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। ये टॉपिक आप क्या करो, एक एक टॉपिक को यूट्यूब पे डालना और इसकी वीडियो सर्च कर लेना। मैंने ये बोला कि मैं वन शॉट वीडियो सर्च कर रहा था कि सारे टॉपिक मेरे को एक ही वीडियो में मिल जाए, तो वो वीडियो मैं आपको बता देता, लेकिन ऐसी वीडियो नहीं है। तो आप क्या करना, जो टॉपिक मैंने बताया, एक टॉपिक डालना, उसके आगे लिखना वन शॉट रिवीजन। ठीक है, इतना डालोगे तो कोई भी आधे 1 घंटे की जो भी वीडियो दिख रही हो उसमें अच्छी सी रिवीजन करने वाली उस टॉपिक की, बस वो वीडियो देख लेना। उसमें जो भी फॉर्मूले वगैरह बताए हो वो नोट कर लेना। इससे आपका मैथ्स वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो अब हमने देख लिया साइंस कैसे करनी है, जीके कैसे करना है और मैथ्स कैसे करना है। अब आ जाते हैं हम हिंदी के ऊपर। ठीक है, तो हिंदी में कुछ नहीं है। हिंदी में बस आप क्या करो, जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे ना, तो उसमें जो टॉपिक्स पूछे गए हैं बस उसी टॉपिक्स को पढ़ लो अच्छे से। जैसे यहाँ ऊपर देखो, सर्व की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो संज्ञा के बारे में पढ़ लेना। जैसे और क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन संधि, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि किस किस तरीके की होती है, संधि के एग्जाम्पल क्या है, ये पढ़ लेना। तो ये टॉपिक अगर आपके पास हिंदी की कोई बुक है तो आप उससे पढ़ लेना, अदरवाइज यूट्यूब जिंदाबाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट है छात्राएं पढ़ेंगे इस वाक्य में काल कौन सा है, तो काल के बारे में पढ़ लेना। काल कितने तरीके के होते हैं, भविष्य, भूत, और उनके भी कितने प्रकार होते हैं, ये सब चीजें। फिर नेक्स्ट है आपका किस पद में तत्पुरुष समास है, तो समास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो समास पढ़ लेना। समास क्या होता है, समास के कितने प्रकार हैं, ये सब चीजें। और उसके बाद समस्त पद का विग्रह कौन सा है। ठीक है, तो विग्रह मतलब जो शब्द विग्रह वगैरह होता है वो पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है इसमें पूछा है कि द्विगु व्यंजन कौन सा है, तो हाँ, वर्णमाला एक बार जरूर पढ़ लेना। स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उसमें व्यंजन के कितने कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये वर्णमाला के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद जो है ये फिर वर्णमाला से एक और क्वेश्चन आए, ओ किस प्रकार के वर्ण है। ठीक है, तो तालव्य है, मूर्धन्य है, और दंतोष्ठ्य है, कंठोष्ठ्य है। तो ये जितनी भी टाइप होते हैं ना, दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, ये जितने भी होते हैं तालव्य, तो ये सारे पढ़ लेना स्वर और व्यंजन के। ठीक है,
और उसके बाद है ये किस प्रकार का वाक्य है, तो वाक्य के प्रकार पढ़ लेना, ठीक है। संयोजक हो गया, विभाजक हो गया, जितने भी प्रकार होते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेना। पर्यायवाची शब्द वैसे देखने का टाइम तो है नहीं, क्योंकि जितने पहले पढ़ रखे होंगे ठीक है, अभी दोबारा से पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर टाइम हो पाए तो पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ठीक है, तो प्रत्यय के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो प्रत्यय हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, ठीक है, वाक्य विच्छेद हो गया, शब्द विग्रह हो गया, और उसके बाद जो है पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है, और वर्णमाला हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको यूट्यूब पे सर्च करो और बस देखकर पढ़ लो, नोट्स बना लो, बस इतना हो गया, ठीक है। तो ये हिंदी हो गया। और अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जो कि सिर्फ आपके एएनएम के सिलेबस में ही है। तो यहां पर मैं बता देता हूं। और हिंदी इंग्लिश पे देखो ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, जो मेन सब्जेक्ट है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हो उन पे पहले फोकस करो, ठीक है। हिंदी तो लास्ट के एक दिन में भी देख लोगे तो जितना आना होगा उससे हो जाएगा। अब ये एएनएम के पेपर में देख लो इंग्लिश कैसे पूछी जाती है। वैसे तो देखो इंग्लिश जितनी पढ़ रखी है उसी के बेसिस पे आप कर पाओगे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपका हिंदी है। और इंग्लिश देखता हूँ इसमें कहाँ पर है, ठीक है, लास्ट में हो गया। तो ये मैथ्स वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। इसमें देख लेता हूँ एएनएम के पेपर में कहाँ दिया हुआ है इंग्लिश, या हो सकता है कि पिछली बार इंग्लिश ना आया हो, बट मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। ये भी आपके जीके के क्वेश्चन ही हैं। पंचतंत्र हिंदी, ठीक है, मुझे हिंदी के क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। हाँ ठीक है। अब देखो ऐसा हुआ है ना कि पिछली बार इंग्लिश नहीं आया था, इस बार इंग्लिश आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश के देखो इसमें 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉरी हिंदी के जो है 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं एएनएम के पेपर में, ठीक है। और एएनएम के पेपर में जो है हिंदी के इस बार आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश जो है वो इस बार ऐड किया गया है। तो देखो इंग्लिश रहने दो, छोड़ ही देना उसको, मतलब क्या ही पढ़ना है, जितना आपने पढ़ रखी है अभी तक इंग्लिश सीखी है उसी की बेसिस पे आप कर लोगे। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह आएंगे, बाकी इतना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे कि उसमें टू लगाओ, फॉर लगाओ, विद लगाओ। तो जितनी आपकी नॉलेज है, जितना आपने अभी तक इंग्लिश पढ़ा है, आप उसके बेसिस पे आराम से कर लोगे, ठीक है। उसको नए सिरे से पढ़ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश को आप टच करो, ठीक है। इंग्लिश को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया कि हिंदी कैसे पढ़ना है, साइंस कैसे पढ़ना है, जीके कैसे पढ़ना है और मैथ्स कैसे पढ़ना है। और कोशिश हुई तो मैथ्स के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। क्लियर है। तो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी है एएनएम और जीएनएम का पेपर करने की। एंड इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो कर लेते हो एक हफ्ते भी, और रोज कम से कम 3 से 4 घंटा अपनी पढ़ाई को देते हो, तो आप जो है काउंसलिंग के बाद एक गवर्नमेंट कॉलेज में होगे, ठीक है। तो बस मेरा जो है मतलब मोटिव यही था कि आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को गाइडेंस चाहिए थी कि हम पढ़ें क्या, पढ़े कहाँ से, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं आती है। अगर बुक भी आती है तो वो भी बस इतना सारा कुछ उस बुक में दे देते, तो हमें नहीं पता था कि क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इस तरीके से मैंने आपको गाइड कर दिया कि आप अभी इतने दिन में इतना सब कर सकते हो। क्लियर है। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जब मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इसके रिगार्डिंग, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।